हमने जो है प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया और परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया। और परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट मीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है पेज 72 पर एक्टिविटी 6.3। इसका मीनिंग ये है कि आप जैसे किसी प्लांट की लीफ लीजिए और लीफ की अपर सरफेस को निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, उस अपर सरफेस को आप मतलब पानी में डाल दीजिए और उसमें सैफरन डाल दीजिए। तो सैफरन क्या होता है, देखिए एक डाई है ये, ठीक है, स्टेन करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो भी सेल होती हैं अपर सरफेस की, वो उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप इसकी स्लाइड बनाते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए प्लांट की जो आउटर मोस्ट सरफेस है दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस। क्या नाम है उसका? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जैसे होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में क्या है, आउटर मोस्ट सरफेस क्या है, स्किन है। ऐसी प्लांट की जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है ये वन सेल थिक होती है, राइट। और कुछ जगह जैसे कुछ प्लांट जो ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं उनके अंदर ये एपिडर्मिस थोड़ा थिक भी हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट, चाहे वो रूट हो, लीफ हो, स्टेम हो, ठीक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी पर स्किन पाई जाती है, इन द सेम मैनर प्लांट में क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस। और कई बार क्या होता है, इसके ऊपर एक आउटर मोस्ट सरफेस पर एक वैक्सी लेयर भी पाई जाती है। तो जैसे स्किन हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमें इंजरी से बचाती है, हमारे अंदर कोई पैरासाइट नहीं एंट्री कर सकता है, कोई हमें मतलब जलने से बचाती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इन द सेम मैनर ये क्या होती है, जो एपिडर्मिस होती है प्लांट से वाटर का लॉस रोकती है, उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, और कोई पैरासाइट वगैरह भी उसके अंदर आसानी से एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। और एपिडर्मिस की जो सेल है उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, वो टाइटली पैक्ड होती है और वन सेल थिक लेयर होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप एपिडर्मिस की सरफेस को देखें, लीफ की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। तो उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, राइट। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो स्टोमेटा के अंदर अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो किडनी शेप सेल होती हैं, राजमा की तरह किडनी शेप सेल होती है राजमा की तरह, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं ये दिन में तो ओपन होते हैं और रात में क्या हो जाते हैं, क्लोज, ठीक है। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसकी इनर वॉल गार्ड सेल की थिक होगी और आउटर वॉल क्या होगी, थिन होगी, ठीक है। आपको 10th में बहुत काम आएगा। तो दिन में क्या होता है, गार्ड सेल में पानी भर जाता है और ये सेल स्वेल हो जाती हैं, फूल हो जाते हैं, मतलब फूल जाती हैं, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। रात के टाइम क्या होगा, गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा, और पानी निकलेगा तो ये जो गार्ड सेल है दे विल श्रिंक, पिचक जाएंगे, और स्टोमेटा विल क्लोज, राइट, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। अब आप ये कहेंगे इससे फायदा क्या है जी, खुलने और बंद होने का? तो सिंपल सा फायदा है बेटा कि आप जानते हैं जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने जो नॉस्ट्रिल्स हैं नोज के, उसके थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट में आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या करेगा, वो CO2 गैस लेता है और O2 गैस रिलीज करता है। तो जैसे हमारे अंदर क्या है, नोज में नॉस्ट्रिल्स हैं, इन द सेम मैनर इनके अंदर क्या है, स्टोमेटा है। और एक लीफ की सरफेस पर 50,000 तक स्टोमेटा भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? और क्या होता है, आप देखिए जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है, हम पंखे में बैठ जाते हैं, आजकल गर्मी का मौसम है, तो हमें बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है, बड़ा मजा आता है, राइट। तो देखिए स्टोमेटा के थ्रू वाटर का भी लॉस होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इसलिए आप देखते हैं जब आप
पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू क्या निकल रहा है, पेड़ की वाटर वेपर आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जैसे आप जानते हैं कूलर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है क्योंकि वाटर वेपर आती है। तो इन द सेम मैनर जो स्टोमेटा होते हैं उनसे क्या निकलता है, पेड़ की पत्तियों से वाटर वेपर आती है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्लियर हो गया? अच्छा आप देखिए, अगर आप रूट की एपिडर्मिस को देखें तो उसके अंदर ये रूट हेयर बना लेती है और रूट हेयर बना लेती है तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में प्लांट पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वाटर लॉस को उन्हें रोकना होता है क्योंकि वहां तो ऑलरेडी पानी कम है। और अगर वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा जब ओपन रहेंगे तो लॉस हो जाएगा पानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उनके अंदर क्या देखा गया है कि उनके स्टोमेटा पहली बात अंदर धंसे हुए होते हैं, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा का नंबर भी कम होता है। और दूसरा एपिडर्मिस की जो सरफेस है उसके ऊपर थिक लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है? क्यूटिकल की लेयर। वो मोम जैसा पदार्थ होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि वैक्स मोम से पानी बाहर नहीं जा सकता, तो जो क्यूटिकल है जो क्यूटिन का बना होता है, किसका बना होता है क्यूटिकल? क्यूटिन का। तो वहां वाटर लॉस नहीं होता है। तो देखिए नेचर ने सबके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। एक और बात, अगर आप एक जो स्टेम है, मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी एपिडर्मिस को देखें तो उसकी एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है। रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए आप एक नीम का पेड़ है, तो आप देखते हैं नीम का पेड़ स्टार्टिंग में बिल्कुल एक पतली डंडी की तरह होता है, बाद में उसका स्टेम इतना मोटा हो जाता है। तो हुआ क्या कि जो जैसे मैंने आपको बताया था लैटरल मेरिस्टेम की वजह से स्टेम की थिकनेस बढ़ती है, उसकी गर्थ बढ़ती है। तो इसी तरीके से जब उसके अंदर गर्थ बढ़ रही होती है तो एक सेकेंडरी टिश्यू बनता है जिसको कहते हैं कॉर्क। तो कॉर्क इज ए डेड टिश्यू। तो कॉर्क जब बनेगा तो एपिडर्मिस को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और जो उसका स्टेम होता है, स्टेम के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखें, तो जो कॉर्क टिश्यू होता है उसकी सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं और वो एक डेड टिश्यू है। आपको पता है सेल की डिस्कवरी भी किससे हुई थी? कॉर्क टिश्यू में देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को। तो कॉर्क इज ए डेड टिश्यू, उसकी सेल कंपैक्टली अरेंज्ड है और उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसका नाम है सुबेरिन। क्या? कौन सा सब्सटेंस? सुबेरिन, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया और अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। हाँ तो बेटा अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। आप जानते हैं कि जैसे हम ब्रीथ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सांस ले रहा हूँ, तो आप देखते हैं हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे चेस्ट का मूवमेंट होता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारे लंग्स में जाती है, तो हमारा जो सीना है वो फूल जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, CO2 गैस को बाहर निकालते हैं, तो हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा पिचक जाता है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये चेस्ट का मूवमेंट कौन कर रहा है? ये मूवमेंट कर रही है मसल्स, राइट। कौन कर रहा है? मसल्स कर रही हैं। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से आप मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन अंदर चली गई, अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? और हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। क्या कोई ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है? नो, नेवर। तो अब वो ऑक्सीजन जाती कहाँ है? वो ऑक्सीजन जाती है हमारी ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी की एक एक सेल में पहुंचती है, राइट। कहाँ पहुंचती है? एक एक सेल में। जहां पर फूड का वो ऑक्सीजन क्या करेगी? वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी। इट मींस फूड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे और जिससे बन जाएगा CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। और आप जानते हैं वही एनर्जी क्या बनाती है? ATP।
और आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। और ये सब होता कहाँ है प्रोसेस, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था, भूल गए? अभिनव बताइए आप। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखिए मीनिंग जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में गई और लंग्स से कहाँ गई, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू एक एक सेल में गई ऑक्सीजन, और फिर वो ऑक्सीजन सेल में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज हो रही है, क्लियर हुआ, और जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। अब देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे वो मसल्स हैं, ब्लड है, ये सब है क्या, ये सब एनिमल टिश्यूज हैं। क्या है ये, एनिमल टिश्यू। अब ये हमारी स्किन है, ये भी टिश्यू है, ये हमारी बोन्स हैं, ये भी टिश्यू है। तो देखिए जो एनिमल टिश्यू है उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 4 कैटेगरी। तो फर्स्ट एनिमल टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी नॉलेज है, तो ये नॉलेज कौन स्टोर कर रहा है, ये नर्व सेल में, नर्वस टिश्यू में स्टोर है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक चींटी काटती है आपके पैर में, तो आपके दिमाग को पता चल जाता है, फिर आप अपने उसको चींटी को हटा देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन पैर से सिर तक कौन लाया, और सिर से ऑर्डर किसने दिया कि चींटी को हटाओ, ये सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है नर्वस सिस्टम, क्लियर हो गया। तीसरा जो टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि देखिए हमारी स्किन है, पूरी बॉडी कवर्ड है, जैसे मैं आपको दिखाऊं ये बॉटल है, तो जैसे ये बॉटल की एक अंदर की सरफेस है और एक बाहर की सरफेस है, तो जो सरफेस वाला टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो कवर है, ये स्किन है, ये कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है और इनर कवरिंग है वो कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। पॉइंट इज क्लियर। फोर्थ जो टिश्यू है दैट इज मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। अब देखिए मान लीजिए मैं अपनी बॉडी को हिला रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, अभी मैं खड़ा हुआ था, अब मैं बैठ जाता हूँ, या आप स्कूल आते हैं चलकर, साइकिल चलाकर, ठीक है। तो ये सब मूवमेंट जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, मसल्स की हेल्प से हो रहा है। तो फोर्थ टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। अब हम 1 बाय 1 करके सारे टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आपने बुक खोल लीजिए। अब ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, राइट। आप सोचिए हमारा ब्लड हार्ट से पंप होता है एंड इट इज रीचिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, चाहे वो ब्रेन है या टोज है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, उसमें जो मैट्रिक्स होता है, मतलब लिक्विड पार्ट होता है, वो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। चलिए अब हम ब्लड की बात करते हैं। तो देखिए ब्लड के अंदर क्या होता है, मेन आपने सुना होगा ब्लड में 2 चीजें होती हैं, एक तो ब्लड सेल्स होती हैं और दूसरा उसमें लिक्विड पार्ट होता है। तो जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या, प्लाज्मा। आजकल आप जानते हैं कोरोना इज स्प्रेडिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड and people are suffering from this COVID-19 pandemic। तो प्लाज्मा बैंक बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी को कोरोना हो गया तो उसकी बॉडी का जो ब्लड है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, वो एंटीबॉडीज कोरोना से लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में है उसने प्लाज्मा बैंक खोले हैं, एंड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया प्लाज्मा उन लोगों से मांगा जा रहा है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और जिनकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज हैं, किससे लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है। आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये पावर होती है कि जब हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो
तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए क्या बना देती है, एंटीबॉडीज। और जिसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई वो उस डिजीज को क्या कर देता है, खत्म, खलास कर देता है। राइट बेटा। अब देखिए तो ब्लड के अंदर एक तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है और कुछ वेस्ट भी होता है। अब इसके अलावा ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो 3 टाइप की ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो देखिए हमें जो इन्फेक्शन से बचाती हैं, जो हमें इम्यूनिटी देती हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल्स देती हैं, ल्यूकोसाइट्स देती हैं। और थर्ड टाइप की सेल्स है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, वो क्लॉटिंग करती हैं कि जैसे हमें इंजरी हो गई, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को लीकेज हो गया हमारी ब्लड वेसल्स में, तो उस लीकेज को बंद कौन करेगा, उसको प्लेटलेट्स बंद करती हैं। आपने सुना होगा कि जिसको डेंगू डिजीज हो जाती है, तो डेंगू बुखार में क्या होता है, उसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और प्लेटलेट्स कम होने से क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो पोर्स हैं उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, नोज से, ईयर से, ठीक है, एनस के थ्रू ब्लड आ सकता है। राइट। इसलिए प्लेटलेट्स का नंबर क्या रखा जाता है, कंट्रोल में, ठीक है। उसकी जो भी स्टैंडर्ड नंबर है वो मेंटेन करना चाहिए। अब किसी के अंदर डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो क्या होगा, उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। आप देखिए जैसे हम कहते हैं एड्स हो गया किसी को, एड्स सुना होगा आपने। तो एड्स में होता क्या है कि जो एड्स का वायरस है HIV, वो हमारे डब्ल्यूबीसी को खत्म कर देता है, तो आदमी को इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, फिर वो किसी बीमारी से लड़ नहीं पाता और छोटा सा इन्फेक्शन भी उसकी जान ले लेता है, ठीक है। और थर्ड सेल सबसे इम्पोर्टेंट, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इराइथ्रोसाइट्स, वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, लंग से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के एक सेल तक पहुंचाती हैं, और CO2 को भी बॉडी के एक सेल से लेकर कहाँ लाती हैं, लंग्स में। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कब बनता है ज़्यादा, जब हम आयरन खाते हैं। आयरन का मतलब ये नहीं लोहे की कीड़े खाना शुरू कर दो, आयरन का मतलब गुड़ खाइए, पालक खाइए, एप्पल खाइए, तो आपकी बॉडी में आयरन हो जाएगा, ठीक है। और जिसके अंदर जो आयरन नहीं खाता, जिसकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, लोहे की कमी हो जाती है, उसको अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनता। हीमोग्लोबिन नहीं बनता तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, वो आदमी बीमार हो जाता है, हम कहते हैं एनीमिया हो गया, ठीक है। तो आयरन खाया करो आप सब, गुड़ खाइए, एप्पल खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, और सभी कलर के फ्रूट्स खाया करो, और सभी कलर की वेजिटेबल खाया करो, ठीक है। कलर देख के, जैसे पर्पल कलर की हमें जामुन भी खानी चाहिए, पर्पल कलर का बैंगन भी खाना चाहिए, ये नहीं रेड कलर का एप्पल ही खा रहे हो या रेड कलर का टोमेटो ही खा रहे हो। मतलब वी शुड ईट ऑल कलर्स वेजिटेबल्स एंड ऑल कलर्स फ्रूट्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, ठीक है बेटा। अब ब्लड के बाद आता है बोन्स। तो बोन भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी की जो शेप है, जो फ्रेम है, वो कौन बना रहा है, बोन्स बना रहे हैं। तो बोन्स बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और बोन से ही हमारी मसल्स जुड़ी रहती हैं। तो मसल्स की हेल्प से हम मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी को शेप कौन दे रहा है, बोन्स, लेकिन उसको मूव करने में हेल्प कौन करेगा, मसल्स। मसल्स डोले बना लेते हैं, ठीक है, डोले सोले बनाते हैं ना आप सब, जिम में जाते होंगे आप, तो ये आप पढ़िएगा। एक और मैं बात करूंगा, जैसे बोन जो होती है, बोन को स्ट्रांग बनने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। आपने देखा होगा लेडीज के अंदर अक्सर बोन से प्रॉब्लम आ जाती है, तो डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि आप कैल्शियम की टैबलेट लीजिए। तो कैल्शियम की टैबलेट, लेकिन कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कब करेगी, जब आप विटामिन डी लेंगे। क्या लेंगे, विटामिन डी। और विटामिन डी कब मिलेगा आपको, जब आप सनलाइट में बैठेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है,
हम सब लोग बड़े अमीर हो गए आजकल, दिन भर धूप में बैठते ही नहीं हैं लोग। आजकल एसी घर में रहते हैं, एसी गाड़ी में रहते हैं, कुछ के तो स्कूल भी एसी हैं और धूप में निकलते ही नहीं हैं, बस रूम में बैठे हुए दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अरे कभी धूप में भी घूमिए भाई, तभी आपके अंदर विटामिन डी बनेगा और आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगी, वरना दूध पीते रहोगे और बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी। कितना ही दूध पी लेना और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक। फिर थोड़ा सा फिसल गए तो कहते हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो बेटा ऐसा ना करें। कितना मिनट